हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट और अस्तित्व एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम देखेंगे आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकेंड पेपर का पूरा सिलेबस। किस तरीके से आपको सेकेंड पेपर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और सेकेंड पेपर क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, फर्स्ट पेपर पूरा पढ़ा करके मैंने ख़त्म कर दिया है। ऐप में आप जा करके देख सकते हैं, सारी की सारी क्लासेस वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर जो आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस है, पाठ्यक्रम आपके शिक्षण अधिगम का, जो आपका शिक्षण अधिगम विषय है, ये आपका सेकेंड पेपर है। सेकेंड पेपर है फ्रेंड्स, और ये जो सेकेंड पेपर है आपका, ये टोटल 50 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होगा? 50 मार्क्स का होगा। और ये जो 50 मार्क्स है, इसमें से 45, 46, 47, 48 तक बच्चे नंबर लेकर के आते हैं। क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, सारी की सारी चीजें बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस है यहाँ पर। और ये जो पूरा आपका शिक्षण अधिगम पूरा का पूरा ये पेपर है, इसका मतलब क्या है और इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, ये पूरा आज यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाली हूँ। बाल विकास अच्छे से पढ़ा दिया है, आप लोग ऐप में पढ़ लीजिएगा। अगर आपको ऐप से पढ़ना है तो ऐप के बारे में सारी जानकारी अभी यहाँ पर मैं आपको दे दूंगी। तो फ्रेंड्स, शिक्षण अधिगम होता क्या है? शिक्षण मतलब पढ़ाना और अधिगम मतलब सीखना। तो पढ़ाना सीखना, हम जब हमने डीएलएड में एडमिशन ले लिया है, हमें ये पता है कि हमें करना क्या, हमें आगे चल करके फ्यूचर में क्या करना है, पढ़ाना है बच्चों को। तो पढ़ाना कैसे है, ये हमें सिखाता है ये पेपर, कि बच्चों को कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करके, कौन कौन से ऐसे टेक्निक्स हैं जिनका प्रयोग करके हम बच्चों को आसानी से कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी चैप्टर, कोई भी थियरी उनको हम समझा सकते हैं। यानी कि पढ़ाना सीखना है हमें इस पूरे के पूरे पेपर में, कि कौन कौन सी विधियों का प्रयोग हमें करना है, कैसे हमें बच्चों को पढ़ाना है, चाहे वो शिक्षण सूत्र हो, चाहे वो शिक्षण की विधियां हो, चाहे वो शिक्षण के सिद्धांत हो, इन सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे इस पेपर में। और ये पेपर ऑलरेडी, जैसा मैंने कहा कि जैसे फर्स्ट पेपर है आपका बाल विकास, बच्चों के मनोविज्ञान के बारे में आपको जानना है, बच्चों की रुचियों के बारे में, वृत्तियों के बारे में, कि कौन सा बच्चा किस तरीके का है। और यहाँ पर हमें बच्चे को जब हमने जान लिया कौन सा बच्चा किस तरीके का है, तो उसे किस प्रकार की शिक्षण विधि से हम पढ़ाएं कि उसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ये हमें सिखाता है सेकेंड पेपर, यानी कि शिक्षण अधिगम। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, इसका पूरा का पूरा सिलेबस आज की इस क्लास में। हम ये क्लास नंबर 1 है, जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस हम खत्म करेंगे हम। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके ऐप में क्लासेस चलती हैं सुबह के 9 बजे और शाम को 5 बजे, और यूट्यूब पर सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे। कोई भी समस्या है तो कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड्स, इस पर कॉल करके या मैसेज करके आप किसी भी प्रकार की जानकारी हमसे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का बैच है, और फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स। पहली चीज तो ये है कि सारे विषयों की लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास दोनों हम देते हैं, 8 के 8 विषयों के आपके फर्स्ट सेमेस्टर के। इसके अलावा सारे विषयों के आप देखिए, लाइव क्लास हो गई, रिकॉर्डेड क्लास हो गई, और सारे विषयों के क्लास नोट्स, यानी कि जितनी भी क्लास आपको यहाँ पर मिलेगी सभी की पीडीएफ मिलती है, और सभी विषयों के हाथों से लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलते हैं। इसके अलावा टेस्ट होता है चैप्टर वाइज हर एक सब्जेक्ट में। जब एक चैप्टर खत्म होता है उसके बाद हम टेस्ट लेते हैं। इसके बाद देखिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सोल्यूशन भी मिलेंगे। कम से कम 8 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैं सॉल्व करवाती हूँ सारे विषयों के, तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और राजन और पवन सीरीज का पूरा सोल्यूशन। अब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो, जैसे ही आप एक कूपन लगाओगे, इसको ऐप को डाउनलोड करने के बाद, अस्तित्व एकेडमी ये हमारा ऐप है, जैसे ही आप डाउनलोड करोगे इसको प्ले स्टोर से, जैसे ही आप ये लगाओगे, ये 120 रुपी और कम हो जाएगा, उसके बाद भी लेस होगा। तो फ्रेंड्स, ये जितना आप देख रहे हो उतना ये है नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि प्राइस बहुत ही कम है और बैच की, और इसमें आपको लाभ ही लाभ है। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि राजन सीरीज और पवन सीरीज दोनों ही सीरीज को
अगर आप बाजार में खरीदने जाओगे तो 1000 रुपए आपके वैसे ही खर्च हो जाएंगे दोनों ही सीरीज के पीछे। और यहाँ पर वो पूरी की पूरी सीरीज, राजन सीरीज और पवन सीरीज की 8 के 8 विषयों की पूरी पीडीएफ भी हम देते हैं और सोल्यूशन भी हम कराते हैं उसका अच्छे से। तो इस तरीके से दोनों सीरीज आपको मार्केट से खरीदने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सब चीजें भी इसमें इंक्लूड है। इसी इसी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसी कोर्स में आपको सारी की सारी चीजें हम दे रहे हैं। तो ये जो कोर्स है ये फर्स्ट सेमेस्टर के भाई बहनों के लिए एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वरदान है कि आपको सारी की सारी चीजें एक ही जगह पर मिल जा रही हैं, आपको कहीं और भटकने की जरूरत ही नहीं है फ्रेंड्स। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जरूर कोर्स को लेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग कोर्स को कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर कोर्स में कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ पर ये देखिए कॉन्टेक्ट नंबर हमारा दिया हुआ है 7705954549। इस नंबर पर कांटेक्ट करके, कॉल करके आप सारी की सारी जानकारी ऐप के बारे में ले सकते हैं। और सारी की सारी चीजें जितनी आप यहाँ पर देख रहे हो ये सब चीजें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तो आपको समझ में आ गया होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ऐप को लेंगे भी। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर डाउनलोड करना है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखिए बताई गई हैं। ये हमारा ऐप है और यहाँ पर आपको आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जा करके इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने मोबाइल में। अब चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो आपका पाठ्यक्रम है इसमें कितने चैप्टर्स हैं। सबसे पहले चैप्टर्स को एक एक हम देख लेते हैं, उसके बाद एक एक चैप्टर के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। जब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है तो आपके लिए ये पूरा का पूरा जो 50 नंबर का पेपर है, 50 नंबर का पेपर है, ये बहुत आसान हो जाएगा। 50 नंबर के पेपर में 15 नंबर के आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, एमसीक्यू कह सकते हैं इसको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फिर उसके बाद 15 नंबर का आपका वेरी शॉर्ट यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स अति लघु के बाद फिर ये 30 नंबर हो गया और फिर उसके बाद जो 20 नंबर बचे हुए हैं इसमें 10 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे जो कि लघु उत्तरीय होंगे और 2-2 नंबर के होंगे, 2 मार्क्स के होंगे सारे के सारे प्रश्न। और ये 10 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होंगे। ठीक है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या क्या चीजें किस तरीके से जो मार्क्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है और कौन कौन से टॉपिक्स है। तो पहला है, यहाँ पर आप देखिए, पहला चैप्टर है शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, दूसरा है शिक्षण के सिद्धांत, अभी इन सब को मैं डिटेल में बताने जा रही हूँ। फिर तीसरा है शिक्षण के सूत्र, चौथा है शिक्षण की प्रविधियां, पांचवा है शिक्षण की नवीन विधाएं, ये सब छठवां चैप्टर है सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल, सातवां है अपेक्षित अधिगम स्तर, फिर आठवां चैप्टर है शिक्षण अधिगम सामग्री, नौवां है शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार, 10वां चैप्टर है श्रव्य सामग्री। इसके बाद श्रव्य सामग्री मतलब जिनको हम सुन करके सीखते हैं, जैसे कि रेडियो वगैरह हुआ। फिर दृश्य और श्रव्य सामग्री जैसे कि टीवी या टेलीविजन हुआ जिसमें हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं, कंप्यूटर हुआ, लैपटॉप हुआ, मोबाइल हुआ। उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो कि बहुत पूछता है, इसके बारे में अच्छे से हम पढ़ेंगे। शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण, प्रयोग तथा रख रखाव में सावधानियां, चैप्टर नंबर 13 है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम डिटेल में देखते हैं एक एक चैप्टर के बारे में। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य। देखिए, शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, जब हम कक्षा में पढ़ाना शुरू करते हैं, जब हम कक्षा में पढ़ाना शुरू करते हैं तो हमें क्या बनाना पड़ता है, बच्चों से संबंध बनाना पड़ता है। बच्चों से थोड़ा बहुत हमें क्या करना पड़ता है, एक तरीके से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है। अगर आप एकाएक क्लास में घुस गए, बच्चों से आपने कोई बातचीत नहीं की, आप पढ़ाना शुरू कर देंगे तो बच्चे आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कक्षा में घुसते ही टीचर्स को पहले अपने टॉपिक पर ही नहीं आ जाना चाहिए। एक तरीके से बच्चों से थोड़ा सा इंटरेक्शन करना चाहिए, बच्चों से थोड़ा उस चैप्टर के बारे में या उनका पूर्व ज्ञान क्या है इसके बारे में उनको चेक करना चाहिए कि जो चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में बच्चों को कुछ पूर्व ज्ञान है कि नहीं। जैसे
अगर हमें कक्षा में सौर परिवार के बारे में पढ़ाना है, सूर्य और उसके 8 ग्रह के बारे में पढ़ाना है, तो हम उस पर नहीं आएंगे सौर परिवार पर। हम बच्चे से पहले उसके परिवार के बारे में पूछेंगे कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, तुम्हारे परिवार का मुखिया कौन है, कौन सारे घर के खर्चे देखता है। तो इस तरीके से हम बच्चों को एक तरीके से उनके पूर्व ज्ञान को चेक करेंगे कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है या बच्चा कितने अच्छे से जानता है, और उसके उसके परिवार को फिर हम सौर परिवार से जोड़ेंगे। और इस तरीके से बच्चों की जो पढ़ाई है वो आसान भी हो जाती है, और बच्चे आपसे कनेक्ट तभी कर पाते हैं, ताकि जब कनेक्शन होगा, जब बच्चों का आपसे एक तरीके से कह सकते हैं कि लगाव होगा, तो आसानी से जो आप पढ़ाओगे वो भी बच्चों को समझ में आएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक कनेक्शन आपको बनाना पड़ेगा कक्षा में, पहले बच्चों से एक तरीके से एक संबंध बनाना पड़ेगा। तो संप्रेषण जो है वो इसी के अंतर्गत आता है। तो ये जो संप्रेषण आप देख रहे हो, इसमें हम विचारों का आदान प्रदान, एक होता है बोलने वाला, दूसरा होता है ग्रहण करने वाला, और बीच में क्या होते हैं, विचार या सिलेबस, जिसके बारे में टीचर डिस्कस करता है। तो शिक्षक शिक्षार्थी और बीच में उन दोनों के बीच में बॉन्ड का कौन काम करता है, सिलेबस। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो संप्रेषण है, इसमें हम विचारों का ही आदान प्रदान करते हैं। संप्रेषण का क्या अर्थ होता है, संप्रेषण की क्या आवश्यकता है। अगर हम आपस में बोलचाल या बातचीत नहीं करेंगे कक्षा में, तो फिर हम बच्चों से संबंध ही नहीं बना पाएंगे, और जब संबंध नहीं बन पाएगा, बच्चों से बातचीत नहीं हो पाएगी, तो फिर कुछ फायदा नहीं होगा पढ़ाने का। टीचर ने कोई चीज पढ़ाई, कोई चैप्टर पढ़ाया, उसके बाद टीचर बच्चों से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और बच्चे उसका आंसर भी दे रहे हैं, बच्चों को जहां नहीं समझ में आ रहा बच्चे फिर पूछ रहे हैं। तो इस तरीके से जो संप्रेषण है वो चल रहा है दोनों तरफ से, और जब दोनों तरफ से चलता है तो उसका रिजल्ट भी बढ़िया देखने को मिलता है। फिर है संप्रेषण के घटक और कारक, संप्रेषण के प्रकार, प्रभावी संप्रेषण के तरीके, किस तरीके से बच्चों को अच्छे से हम पढ़ा सकते हैं। फिर है इसके बाद दूसरा चैप्टर हम आते हैं शिक्षण के सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स। कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जिनका प्रयोग करके हम बच्चों को चैप्टर्स अच्छे से पढ़ा सकते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और ये जो जितने आप शिक्षण के सिद्धांत देख रहे हो, ये सारे विषयों में काम आते हैं, चाहे वो हिंदी पढ़ाना हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो साइंस हो। जितने सिद्धांत दिए हैं किसी ना किसी विषय में इन सभी का यूज होता ही है। तो सबसे पहला है करके सीखने का। हम सभी को पता है कि जितना हम करके सीखते हैं वो हमें वो चीज याद रहती है, और जब हम करके नहीं सीखते हैं तो वो हमें भूल जाती है। जैसे साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इसमें हम बहुत प्रयोग करते हैं, और शायद इसीलिए जो विज्ञान विषय है वो हमें जीवन भर याद भी रहता है, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे प्रयोग किए होते हैं। तो जितना हम खुद से करके सीखेंगे, वो जो ज्ञान होगा वो क्या होगा, स्थायी होगा, वो हमें भूलेगा नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए रुचि का सिद्धांत। बच्चे की अगर रुचि रहेगी किसी भी चीज में, तभी वो क्या कर पाएगा, पढ़ पाएगा। तो बच्चे का इंटरेस्ट होना भी क्या होगा, बहुत जरूरी होगा। तो रुचि का सिद्धांत, इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। तो किस तरीके से बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करें, ये इस सिद्धांत में बताया गया है। इसके बाद आता है नियोजन का सिद्धांत। नियोजन मतलब प्लानिंग। कहीं भी जाने से पहले हम प्लानिंग करते हैं, कहीं घूमने जाने से पहले, कहीं पिकनिक पे जाना है, कहीं टूर पे जाना है, तो हम प्लानिंग करते हैं, अपने कपड़े रखते हैं, अपने सामान सब इकट्ठा करके जगह पर रखते हैं। हम उसके लिए माइंड मेकअप बना लेते हैं कि क्या पहन के जाना है, कैसे जाना है, किस चीज से जाना है, बस से जाना है कि ट्रेन से जाना है कि हवाई जहाज से जाना है, कैसे जाना है, हम हर एक चीज की प्लानिंग कर लेते हैं, प्री प्लानिंग। तो पढ़ाने से पहले भी तो प्री प्लानिंग होनी चाहिए कि हम बच्चों को क्या पढ़ाने जा रहे हैं। तो बस वही चीज है यहाँ पर कि ये जो नियोजन का सिद्धांत है, इसमें हमें क्या बच्चों को पढ़ाना है वो पहले से हमारे पास उसकी पूरी योजना होनी चाहिए। फिर है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। ऑलरेडी हमें पता है, अगर आपने बाल विकास पढ़ लिया है, बाल विकास में व्यक्तिगत भिन्नता एक पूरा का पूरा चैप्टर जो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। क्योंकि अगर हमारी कक्षा में 30 बच्चे हैं तो 30 के 30 बिल्कुल सेम नहीं होंगे। इनकी आदतें अलग होंगी, इनका व्यवहार अलग होगा। किसी बच्चे को साइंस पसंद होगा, किसी को मैथ पसंद होगा, किसी को सिंगिंग, किसी को डांसिंग, किसी को बोलना पसंद होगा। तो हर एक बच्चे की जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उसको ध्यान में रख करके हमें पढ़ाना है,
इस सिद्धांत के अंतर्गत। इसके बाद लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत, सभी बच्चों से हमें सेम टू सेम व्यवहार करना है। अगर 30 बच्चे हैं कक्षा में तो 30 से बिल्कुल सेम टू सेम व्यवहार करना है, किसी से बहुत ज्यादा लगाव नहीं दिखाना है और किसी बच्चे से बहुत ज्यादा दूरी नहीं दिखानी है हमें। फिर है जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। जो भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे अगर हमने बच्चों को जोड़ पढ़ा दिया तो हम बच्चे से कहेंगे जब दुकान पर सामान लेने जाना तो दुकानदार ना जोड़ करके बताए, उससे पहले तुम ही जोड़ करके बता देना कि तुमने कितने पैसे का या कितने रुपए का सामान लिया। यानी कि जो भी बच्चा स्कूल में सीख रहा है उसका वो अपने दैनिक जीवन में भी प्रयोग करे। फिर है आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत हम कह सकते हैं कि जो बच्चे ने सीखा है वो पूछने पर उसको याद भी रहे। आवृत्ति मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि रिवीजन, जिसमें हम बच्चों को फिर वापस उसको, पुनरावृत्ति भी इसको कह सकते हैं कि उसको हम रिवाइज करवाएं ताकि उसको याद रहे। फिर निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत है कि बच्चों का मनोरंजन करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। विभाजन का सिद्धांत, लघु सोपानों का, चीजों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके आसानी से पढ़ना, जैसे कि चैप्टर्स हैं उनको अलग अलग टुकड़ों में बांट करके पढ़ना अगर कोई बहुत लंबा चैप्टर है। फिर प्रेरणा का सिद्धांत, बच्चों के अंदर किस तरीके से हम मोटिवेशन, बच्चों को किस तरह मोटिवेट करेंगे हम कि बच्चे पढ़ना शुरू करें या पढ़ाई में इंटरेस्ट लें। फिर निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, कुछ भी हम पढ़ा लिखा रहे हैं सबका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। और चयन का सिद्धांत कि हमें पढ़ा क्या रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चों के काम का है कि नहीं, ये भी हमारी जिम्मेदारी है उसको भी चुनना। तो ये सब हो गया शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत। अब हम आएंगे शिक्षण के सूत्र। शिक्षण के कौन कौन से फॉर्मूले हैं, कौन कौन से सूत्र हैं, ये बहुत ज्यादा पूछता है एग्जाम में और ये टॉपिक बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसको, ये बहुत पूछता है। तो शिक्षण के सूत्र, सरल से जटिल की ओर। सरल से जटिल की ओर मतलब फ्रेंड्स देखिए, जैसे बच्चों को पहले हम जोड़ सिखाते हैं, फिर घटाना सिखाते हैं, फिर गुणा सिखाते हैं, फिर भाग सिखाते हैं। एकाएक अगर हम भाग या गुणा पर आ जाएंगे तो जोड़ और घटाना बच्चे एक तरीके से कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्योंकि गुणा में भी जोड़ का प्रयोग होता है, भाग में घटाने का प्रयोग होता है। तो हम स्टेप वाइज चलते हैं, पहले हम सरल चीज बच्चों को बताएंगे फिर कठिन की ओर चलेंगे। तो ये सरल से कठिन की ओर सूत्र हो गया। फिर स्थूल से सूक्ष्म की ओर, इसका मतलब है जैसे क्लासरूम में आप पढ़ा रहे हो, आपको बच्चों को बोर्ड दिख रहा है, आप दिख रहे हो, मेज दिख रहा है, कुर्सियां दिख रही हैं, क्लास में सारी सीट्स दिख रही हैं, बच्चों को खिड़की दरवाजे सब दिख रहे हैं। तो जो चीजें दिख रही हैं पहले उनके बारे में आप बच्चों को पढ़ाइए और जो चीजें कक्षा में नहीं दिख रही हैं उसके बारे में उन्हें बाद में पढ़ाइए। तो ये सब चीजें इसमें आएंगी कि पहले बच्चे के दिमाग में जो चीजें हैं पहले उसके बारे में आप पढ़ाइए, फिर आप उससे अमेरिका, लंदन और बाहरी दुनिया के बारे में आप उससे फिर पूछिए। इसके बाद है अनिश्चित से निश्चित की ओर। यह भी एक शिक्षण सूत्र है जिसमें हम अनिश्चित से निश्चित की ओर जाते हैं, यानी कि जो चीजें हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है उसको हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर इसको हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि उदाहरण से हम नियम की ओर चलते हैं, उदाहरण से नियम की ओर, यानी कि एक एग्जाम्पल से हम एक तरीके से नियम की तरफ पहुंच जाते हैं। मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर, यह भी शिक्षण सूत्र है। अनुभव से युक्त या फिर तर्कपूर्ण की ओर, प्रकृति का अनुसरण। ज्ञात से अज्ञात की ओर, यही हो गया एक तरीके से सरल से कठिन की ओर, जो हमें पता है उससे जो नहीं पता है उसको हम पता करते हैं। फिर पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर मतलब है फ्रेंड्स जैसे बच्चों को अगर हमें फल के बारे में या फूल के बारे में बताना है तो पहले उस बच्चे को उस पूरे पेड़ को ही दिखा देते हैं हम, पूरे पेड़ को दिखा दिया, फिर उसके बाद एक एक पत्ते के बारे में बात करेंगे हम। एक एक पहले हमने जब बच्चे को पेड़ दिखा दिया तो बच्चे ने पूरा का पूरा पेड़ देख लिया। अब पेड़ देख लिया तो उसको अब हम बताएंगे कि कहाँ पर टहनियां हैं, कहाँ पर पत्ते हैं, कहाँ पर फल लगे हुए हैं। तो आसानी से बच्चा पूर्ण चीज, हमने पहले पूरी चीज दिखा दी उसके बाद उसके एक एक पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे बॉडी पार्ट्स होते हैं, बच्चों को
आंख, कान, नाक, जीभ, ये सब चीज हम बताते हैं। तो पहले पूरी बॉडी बच्चे को दिखा दिया एक बच्चे का, उसके बाद कहाँ पर हाथ है, कहाँ पर नाक है, कहाँ पर पैर है, कहाँ पर मुंह है, ये एक एक पार्ट के बारे में बच्चे को बता रहे हैं। तो ये पूर्ण से अंश की ओर हो जाएगा। फिर प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, जो हमारे सामने है वही चीज स्थूल से सूक्ष्म की ओर ही है। जो हमारे सामने है उसको पहले पढ़ेंगे, फिर जो नहीं है उसको, फिर विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ठीक है, तो ये हो गए आपके शिक्षण सूत्र। इसके बाद है फ्रेंड्स शिक्षण की विधियां या प्रविधियां। कौन कौन सी शिक्षण की विधियां हैं चैप्टर 4 में? कौन कौन सी विधियां हैं जिनका प्रयोग करके कक्षा में हम बच्चों को पढ़ाते हैं? तो सबसे पहले प्रश्नोत्तर विधि है। बच्चों से प्रश्न पूछते हैं हम कि कल क्या पढ़ाया था या उस चैप्टर में क्या पढ़ाया था, चलो बताओ, इस तरीके से। तो प्रश्नोत्तर विधि। वर्णन प्रविधि। वर्णन प्रविधि जो होती है ये बड़े क्लास में होती है, छोटे क्लास में नहीं होती है फ्रेंड्स, जिसमें किसी घटना के बारे में या किसी चैप्टर का पूरा वर्णन करते हैं, हम डिटेल में बताते हैं। स्पष्टीकरण करना यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना बच्चों का, जहां पर भी बच्चों को डाउट हो, ये प्रविधि हो गई। फिर निरीक्षण एवं अवलोकन प्रविधि, जिसमें हम एक तरीके से कह सकते हैं कि कहीं बच्चों को घुमाने ले गए हैं, तो बच्चे किसी इमारत में ले गए हैं, कहीं स्टैचू बना हुआ है या फिर मूर्ति बनी हुई है, तो उसको अच्छे से बच्चे देख रहे हैं, उसका निरीक्षण कर रहे हैं, उसके बारे में लिख रहे हैं, तो ये निरीक्षण और अवलोकन प्रविधि हो गई। खेल और गतिविधि प्रविधि, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, बच्चों को खेल खेल में हमें कॉन्सेप्ट को पढ़ाना होता है। फिर प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि, प्रयोग के माध्यम से बच्चों को हम बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, खासकर साइंस में। फिर है कार्यशाला प्रविधि। कार्यशाला भी एक तरीके से हम प्रयोग ही कह सकते हैं, इसमें भी प्रयोग ही होता है। इसके बाद देखिए विवरण, विवरण देना किसी घटना का, ये भी एक तरीके से बड़े क्लास में ही प्रयोग होता है। फिर व्याख्यान प्रविधि भी बड़े क्लास में ही प्रयोग होती है। कहानी कथन प्रविधि, इसका सबसे ज्यादा यूज होता है प्राइमरी स्कूल में, यानी कि प्राइमरी कक्षाओं में। तो कहानी कथन प्रविधि, बच्चों को कहानी हम सुनाएं भी और बच्चों से हम कहानी कहलवाएं भी बाद में, तो ये कहानी कथन प्रविधि। फिर उदाहरण प्रविधि, समूह चर्चा जिसमें बच्चे ग्रुप में डिस्कस करते हैं, वाद विवाद प्रविधि भी कुछ इसी तरीके की होती है। और भ्रमण प्रविधि, जब हम बच्चों को टूर पर कहीं घुमाने ले जाते हैं तब इस प्रविधि का प्रयोग हम करते हैं। अब इसके बाद देखिए शिक्षण की नवीन विधाएं। शिक्षण की नई नई विधाएं क्या है? तो सबसे पहला बाल केंद्रीय शिक्षण। ऑलरेडी पता है कि आज की जो शिक्षा है वो बाल केंद्रीय शिक्षा है। इसमें बच्चे को ध्यान में रख करके हमें पढ़ाना होता है कि बच्चा क्या चाहता है, बच्चा क्या पढ़ना चाहता है। फिर है क्रिया गतिविधि आधारित शिक्षण, यानी कि इसमें भी बच्चों को हम गतिविधि करवाते हैं, उसके बाद हम शिक्षा देते हैं अच्छी तरीके से। फिर रुचिपूर्ण या आनंददायी शिक्षण, ये सब चीजें बच्चों को ध्यान में रख करके बनाई गई हैं। ये नवीन विधाएं जो आप देख रहे हो, बच्चे को आनंद भी आए और बच्चा रुचि लेकर के उस कॉन्सेप्ट को या उस चैप्टर को पढ़े। फिर सहभागी शिक्षण, यानी कि इसमें टीचर और बच्चे दोनों लोग आपस में पार्टिसिपेट करके एक तरीके से किसी कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। दक्षता आधारित शिक्षण, ये भी एक तरीके से शिक्षण की नवीन विधा है। फिर उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण में बच्चों की जो भी त्रुटियां हैं, जो भी गलतियां हैं, जो विषयगत कमजोरियां हैं, मान लीजिए गणित में कमजोर है बच्चा, इंग्लिश में कमजोर है, तो उसको दूर किया जाता है। फिर है बहुकक्षा या बहुस्तरीय शिक्षण। फ्रेंड्स ऑलरेडी आपको पता है कि प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की कमी होती है, तो बहुकक्षा और बहुस्तरीय शिक्षण का मतलब ये हुआ कि एक ही कक्षा में हम 2 या 3 क्लास के बच्चों को बैठा लेते हैं और उन्हें पढ़ाते हैं। ये मेनली आप बहुत सारे स्कूलों में देखोगे जहां पर एक ही कक्षा में कई सारे टीचर्स हैं जो क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। कई कक्षाओं में 1 या 2 टीचर, मान लीजिए कोई स्कूल है जहां पर 5, मान लीजिए कि 5 टीचर हैं, तब तो सही है कि हर एक टीचर एक एक कक्षा को लेकर के बैठा है। लेकिन अगर कहीं 2 ही टीचर हैं और कक्षाएं 5 हैं, तो एक टीचर क्या करेगा, 2 कक्षा देखेगा, एक टीचर 3 कक्षा देखेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बहुकक्षा प्रणाली। और मान लीजिए किसी स्कूल में एक ही टीचर है, तो वो क्या करेगा, वो मॉनिटर रखेगा, हर एक क्लास में से वो मॉनिटर पकड़ेगा और मॉनिटर से ही वो क्या करेगा, जब तक वो क्लास में नहीं है तब तक मॉनिटर उस क्लास को संभालेगा। तो इस तरीके से बहुस्तरीय या बहुकक्षा शिक्षण, इसके बारे में भी डिटेल से हम पढ़ेंगे कि क्या क्या समस्याएं आती हैं और किस तरीके से हमें पढ़ाना होता है।
इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल। तो सूक्ष्म शिक्षण जिसे हम एक तरीके से कह सकते हैं कि किस तरीके से हमें बच्चों को पढ़ाना है, जिसे हम माइक्रो टीचिंग कहते हैं। कौन कौन से कौशल होते हैं, जाते ही कक्षा में घुसते ही हमें नहीं पढ़ा लेना है बच्चों को। हम पूरी प्री प्लानिंग के साथ कक्षा में जाएंगे, हम पाठ योजना बनाएंगे। पाठ योजना बनाने के बाद हम बच्चों से प्रस्तावना के प्रश्न पूछेंगे, प्रस्तावना के प्रश्नों को हम लिखेंगे, फिर उसके बाद बच्चों को चैप्टर को पढ़ाएंगे, फिर जो चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे उनको बोर्ड पर लिखेंगे, जो कि श्यामपट्ट कौशल के अंतर्गत आएगा। फिर जब बच्चे उनको नोट कर लेंगे, फिर हम उनको गृह कार्य देंगे। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा एक लंबा प्रोसेस चलता है। तो देखिए, सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व एवं प्रकार। शिक्षण कौशल का अर्थ, उद्देश्य कथन कौशल, व्याख्यान कौशल, 100 उदाहरण स्पष्टीकरण या दृष्टांत कौशल। ये सब यानी कि बच्चों को हम पढ़ा भी रहे हैं और एक तरीके से कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहे हैं। छात्र सहभागिता कौशल, पुनर्बलन कौशल। छात्र सहभागिता का मतलब जब हमने चैप्टर को पढ़ा लिया तो हम बच्चों से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और जो भी बच्चा सही जवाब दे रहा है उसका हौसला अफजाई यानी कि उसको हम शाबाश, बहुत अच्छे, इस तरीके के शब्दों का, पुनर्बलन शब्दों का प्रयोग करके उसकी बड़ाई भी कर रहे हैं। फिर है श्यामपट्ट लेखन कौशल, जिसके बारे में मैंने बताया आपको कि बच्चों को अच्छे से आपको बोर्ड पर लिखना है, साफ साफ लिखना है कि सारे बच्चों को दिखे। फिर है शिक्षण में एक से अधिक कौशलों या गतिविधियों का समावेश। फिर है पाठ प्रस्तावना कौशल, प्रश्न कौशल और पुनरावृत्ति कौशल, यानी कि बच्चों को हमें होमवर्क भी देना है, बच्चों को हमें अच्छे से प्रश्न भी बच्चों से पूछने हैं जब हम किसी चैप्टर को बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अपेक्षित अधिगम स्तर, चैप्टर नंबर 7 है अपेक्षित अधिगम स्तर। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? देखिए, अपेक्षित अधिगम स्तर का मतलब है कि किसी भी कक्षा में जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो कम से कम इतना तो नॉलेज बच्चे को होना ही चाहिए। जैसे कक्षा 1 का बच्चा है तो उसे 1 से लेकर के 100 तक की गिनती कम से कम आनी चाहिए, A to Z कम से कम उसको आना चाहिए, अ से ज्ञ तक उसको आना चाहिए। तो यहाँ पर इतना तो लगभग सारे बच्चों को आना ही चाहिए। अगर किसी बच्चे को 1 से 20 तक पहाड़ा याद, 2 से 20 तक पहाड़ा याद है तो ये और अच्छी बात है। उसे अगर ए से लेकर के जेड तक के सारे शब्दों की स्पेलिंग याद है तो और अच्छी बात है। अगर बच्चा मात्राओं को लगा करके भी पढ़ ले रहा है आ से ज्ञ तक तो अच्छी बात है। लेकिन अगर इतना ही कम से कम हर एक बच्चे को आ रहा है कक्षा में, कोई ऐसा बच्चा नहीं जिसको इतना भी नहीं आ रहा है, तो लगभग सारे बच्चे इतना अचीव कर ले, ये एक शिक्षक का टारगेट होता है कि कम से कम इतना तो आना ही चाहिए अगर बच्चा कक्षा 1 को पास कर रहा है। तो ये चीज हो गई। इसके बाद संकल्पना अधिगम स्तर की, संकल्पना अधिगम स्तर की संप्राप्ति में अधिगम अनुभवों का संयोजन और अपेक्षित अधिगम प्रतिफल का अधिगम के पुनर्बलन में महत्व। तो एक तरीके से ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको यही चीज पढ़ना है कि किस तरीके से एक जो सीमा रेखा है वहां तक हम बच्चों को पहुंचा ले जाएं जिस भी कक्षा में हम पढ़ा रहे हैं। फिर शिक्षण अधिगम सामग्री, जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। शिक्षण अधिगम सामग्री होती क्या है? जैसे कक्षा में हम चार्ट का प्रयोग करते हैं, मॉडल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ग्लोब का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों को जिससे पढ़ाने में सहायता मिले, हम अलग अलग प्रकार की टहनियों की, अलग अलग प्रकार के पेड़ के पत्तों को मंगा लेते हैं, कंकड़ पत्थर मंगा लेते हैं कक्षा में बच्चों को गिनने के लिए। तो जिन भी चीजों का हम प्रयोग कक्षा में बच्चों को समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कर रहे हैं, वो सभी सहायक शिक्षण सामग्री या शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाती हैं। तो इसका अर्थ हम पढ़ेंगे, इसकी आवश्यकता क्या है और शिक्षण अधिगम सामग्री कितने प्रकार की होती है इसका वर्गीकरण करेंगे, और उत्तम अधिगम शिक्षण सामग्री की क्या विशेषताएं होती हैं। जो शिक्षण सामग्री हम बना रहे हैं क्या वो एक से अधिक विषयों में प्रयोग हो रही है या नहीं हो रही है, ये सब चीजें हम जानेंगे। फिर है शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार, चैप्टर नंबर 9 में। तो इंद्रिय जनित अधिगम कराने हेतु विभिन्न पदार्थ, वस्तुएं, क्रियाएं यथा स्पर्श, सूचना, चखना। दृश्य सामग्री का प्रयोग, जैसा मैंने कहा कि जो टीवी है, रेडियो है या मोबाइल है, ये सभी भी शिक्षण अधिगम सामग्री में ही आएंगे, क्योंकि इन सभी के माध्यम से भी बच्चा अपने चैप्टर्स को पढ़ना सीखता है और आसानी से सीखता है। ठीक है, तो प्रशिक्षु एवं बच्चों द्वारा निर्मित सामग्री, बाजार से क्रय सामग्री, विभाग द्वारा प्रदत्त सामग्री यथा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किट, गणित किट, विज्ञान किट, ये सभी फ्रेंड्स मिलते हैं स्कूल में। गणित किट भी हर साल मिलती है
और विज्ञान किट भी मिलती है और बहुत अच्छी होती है और इसमें बहुत अच्छी सी चीजें बच्चों को आसानी से हम सिखा पाते हैं। पाठ्य पुस्तकें, प्रशिक्षण साहित्य, अनुपूरक अध्ययन सामग्री, शिक्षक संदर्शिका आदि। फिर प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं जैसे कि जड़ें, बीज, सीकें, पत्तियों का प्रयोग करना, टहनियों का प्रयोग, बालू, कंकड़, पत्थर इत्यादि का प्रयोग करके हम बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर है श्रव्य सामग्री जैसे टेप रिकॉर्डर, ऑडियो, सीडी, कैसेट प्लेयर, रेडियो, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात की कि बच्चे सुन करके सीखते हैं। फिर दृश्य एवं श्रव्य सामग्री जैसे कि कंप्यूटर हुआ, टेलीविजन हुआ, डीवीडी हुआ, वीडियो हुआ, सीडी हुआ, मोबाइल हुआ, ये सब आ जाएंगे। इसके बाद है फ्रेंड्स, उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए, जो उत्तम शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री, वो कम लागत की होनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्राइमरी में इतने धनी बच्चे नहीं पढ़ते हैं। वो ऐसे बच्चे आते हैं जो समाज के सबसे तरीके से सबसे निचले तबके से आते हैं, जिनके माता पिता मजदूरी करते हैं, जिन बच्चों को सही से कह सकते हैं कि कॉपियां भी नहीं देते गार्जियन, क्योंकि किताबें तो स्कूल से मिल जाती हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चों के पास आप देखोगे पेंसिल नहीं होगा, किसी के पास कॉपी नहीं होगी। तो ऐसे बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, तो हम उन बच्चों से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो बड़ी बड़ी चीजें खरीद करके लेकर के आएंगे। तो इसलिए जो एक तरीके से उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री हो, वो बिना लागत के प्राप्त हो जाए, जैसे कि हमारी प्रकृति से कंकड़ पत्थर हुए, पौधों की पत्तियां हुई, अल्प लागत हो, अगर पैसे लग भी रहे हैं तो कम से कम पैसे में वो सामग्री बन जाए। बहुउद्देशीय सामग्री यथा एक से अधिक कक्षाओं में प्रयोग, ऐसी शिक्षण अधिगम सामग्री हम बनाएं कि वो एक से अधिक कक्षाओं में भी प्रयोग हो पाए। अधिक विषयों में प्रयोग, एक से अधिक पाठ्य प्रकरणों में उसका प्रयोग, विषयवार पाठ्य वस्तु के अनुसार शैक्षिक उपयोगिता, बच्चों की रुचि, आयु और मानसिक स्तर के अनुकूल हमें बनाना है सहायक शिक्षण अधिगम सामग्री, या शिक्षण अधिगम सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो आसानी से बच्चों के स्तर के अनुकूल हो, कक्षा व्यवस्था के अनुरूप सामग्री का आकार प्रकार और शिक्षण में आसानी से प्रयोग करने योग्य। इसके बाद देखिए, शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण, प्रयोग तथा रख रखाव में क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अगर आपने शिक्षण सामग्री बना ली है, शिक्षण अधिगम सामग्री बना ली है, तो उसको कायदे से सही जगह पर रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सही जगह पर नहीं रखोगे तो आप देखोगे नीचे से दीमक लग जाएंगे, वो सहायक शिक्षण सामग्री खराब हो जाएगी, कहीं बारिश का पानी या कहीं से कुछ भी उस पर लग गया तो वो खराब हो जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि जो आप सहायक शिक्षण सामग्री बना रहे हैं उसका रख रखाव भी स्कूल में सही प्रकार से करें। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों ने पूरा का पूरा जो सिलेबस था वो पूरा कंप्लीट कर लिया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है ये अच्छा लगा होगा, आपके सेकंड पेपर का, आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर का। तो शिक्षण अधिगम आपको कैसा लगा पूरा का पूरा सिलेबस। अब अच्छे से हम एक एक चैप्टर को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संप्रेषण। तो संप्रेषण पढ़ने के लिए तैयार रहिए फ्रेंड्स, और बहुत ही अच्छे से मैं पढ़ाऊंगी आपको, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को आज की जो क्लास है ये बहुत अच्छी लगी होगी, और आपको सारे क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है इस पेपर में आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, कोई भी समस्या हो तो कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, इस पर कॉल कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है टारगेट यूपी टेट सीटेट, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा इंस्टा आईडी है टारगेट यूपी टेट सीटेट, इस पे आप हमें फॉलो कर लीजिए फ्रेंड्स, और हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चैनल से बने रहिए, सारे के सारे क्लासेस को भी देखते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि आपका चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ने वाले हैं उसमें। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स पूरा का पूरा क्लास यहाँ पर देखने के लिए। और कोई भी समस्या हो तो कॉन्टेक्ट नंबर है, अगर आपको कोर्स लेना है तो भी आप इससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही चैनल से बने रहिए और सारी क्लासेस को भी देखते रहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय हिंद।